फंडामेंटल राइट वो वाली बेसिक फ्रीडम है जिसके बिना लाइफ को तस्वर करना ही गलत है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट को लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इन्हें इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल के अंदर ये कवर होते हैं। इसलिए कभी कभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है कि मैग्ना कार्टा ये वो वाला चार्टर है जो पहली बार रिटन डॉक्यूमेंट था जिसने वहाँ के मोनार्क जो थे उनकी पावर पे लिमिट लगाई थी। इसलिए ये वेस्टर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, और ये टर्म ब्रिटेन से आई है। जनरली जो फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिसेबल हैं। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नहीं है, इन्हें रिपील किया जा सकता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब जो फंडामेंटल राइट हैं जब इनका अमेंडमेंट होता है तो उस टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अफेक्ट ना हो। और फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है जब कोई इमरजेंसी लागू हो कंट्री के अंदर। उस टाइम अगर कोई एक्सटर्नल वार है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो उस टाइम पे जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था इस फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया और इसे एक लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंदर। अब हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 12 है इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है स्टेट। अब स्टेट ये कोई जोग्राफिकल एरिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि स्टेट यहाँ पे कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट को, उनकी दोनों विंग्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर को, लोकल जो गवर्नमेंट है जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, इसके अलावा कोई भी स्टैट्यूटरी या अनस्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे LIC है, ONGC है, सेल है वगैरह। और इस तरह से अगर स्टेट को यहाँ पे हम वाइडर सेंस में देखें तो ये डिफाइन करती है कि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो सारे स्टेट के अंदर ही फाइल करती हैं। और इस तरह से अगर गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसी वायलेट करेंगी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को तो उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 13 जो है इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई है जुडिशियल रिव्यू, और यहाँ पे स्टेट को यानी गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन दी गई है कि आपको फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट और उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। इन केस अगर आप ऐसा कोई लॉ या एक्ट कुछ भी बनाते हो जो आम लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफियर करेगा और उस एक्ट को वो वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर मिली है और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू मिली है। अब जो आर्टिकल 14 है यानी राइट टू इक्वलिटी, ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यहाँ पे 2 टर्म यूज़ हुई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक एक करके दोनों को समझते हैं। देखिए, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है जो ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी कास्ट या कलर से बिलोंग करता हो। जैसे कि अगर कोई आम आदमी है वो कोई अफेंस करेगा और दूसरी साइड सेम अफेंस अगर प्राइम मिनिस्टर करेगा तो दोनों को सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से। इसलिए ये सबको सेम कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। देखिए, ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही एक डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि एक डिसेबल पर्सन है और दूसरी तरफ एक फिट पर्सन है, इन दोनों को अगर आप सेम ट्रीट करोगे तो जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा।
और इस तरह से ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये कहता है कि जो इक्वल है उन्हें इक्वली ट्रीट करो, और जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें सपोर्ट करो कि वो ताकि बाकी वालों के साथ आके खड़े हो सकें। देखिए जो आर्टिकल 15 है, ये कहता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के साथ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे ओनली और डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया गया है। सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन को उसकी रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स की वजह से किसी शॉप से बाहर नहीं कर सकते, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट से बाहर नहीं कर सकते, होटल से, वाटर टैंक से, बाथ घाट, इस तरह की जो भी कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, सड़क वगैरह, वहाँ से आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह। अगर हम सिंपली कहें तो वो वाली पार्टिकुलर प्लेसेस जिन्हें पार्शली या होली गवर्नमेंट ओन करती है, वहाँ से आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी को रोक नहीं सकते, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे स्टेट चाहे तो जो वीकर सेक्शन है उसके लिए लॉज और एक्ट बना सकते हैं। जैसे वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनके लिए पार्टिकुलर लॉज और एक्ट बनाए जा सकते हैं। जो बाकी इकोनॉमिकली वीकर हैं सेक्शन हैं या किसी तरह से भी पीछे छूटी हुई सेक्शंस हैं, उनके लिए अलग से एक्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन यहाँ पे है। देखिए जो आर्टिकल 16 है, ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि अगर स्टेट ओन कोई ऑफिस है, उसके अंदर कोई अपॉइंटमेंट उसे लेनी है, तो वहाँ पे सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे भी वही बात कही है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी की एम्प्लॉयमेंट नहीं रोक सकते इस वजह से कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, कोई उसका पर्टिकुलर रेजिडेंस है या रेस, कास्ट, सेक्स के बेस पे उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ या ऐसी गाइडलाइन दी है कि आप इस पार्टिकुलर एरिया के लोगों को ही इस एम्प्लॉयमेंट के लिए लेना है, तो वो कर सकते हो। और यहाँ पे ये एक्सेप्शन भी है कि जो वीकर सेक्शन है उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि वो भी बाकी वालों के साथ चल सकें। अब जो आर्टिकल 17 है, ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है इसके अंदर बहुत अरसे से जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। और ये आर्टिकल है जो ये अनटचेबिलिटी को रोकने की बात करता है, और उसे अगर कोई किसी तरह से भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब ये जो आर्टिकल 18 है, ये टाइटल्स की बात करता है कि जैसे पहले होता था राजा, महाराजा, राव साहब, इस तरह के कुछ टाइटल्स लोगों को मिले होते थे, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रिविलेज मिल जाती थी, बाकी वालों के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा खुद को प्रिविलेज फील करवाते थे, और इस तरह से एक डिस्क्रिमिनेट और अनइक्वलिटी जो थी वो समाज में रहती थी। और ये आर्टिकल बात करता है कि किसी तरह के भाई टाइटल जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के पास, एक्सेप्ट यहाँ पे किसको यहाँ पे पर्टिकुलरली कहा गया है, एक तो आपके पास एजुकेशनल जो है ओनर्स हो सकते हैं, और मिलिट्री टाइटल्स जो ओनर्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी हर तरह के टाइटल को अबॉलिश करने की बात की गई है। आज की वीडियो में इतना ही। जो बाकी वाले बचे हुए आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।